अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, वक्त जब करवट लेता है तो सिर्फ दिन और तारीख नहीं बदलती बल्कि कौमों की तकदीर भी नए सवालात के साथ सामने आ खड़ी होती है। 2025 की शामें अब गिनती की रह गई हैं और 2026 का सूरज एक नई उम्मीद, एक नए इम्तिहान और एक नए सफ़र के साथ तलू होने को है। हर पाकिस्तानी के दिल में बस एक यही सवाल है कि आने वाला साल हमारी ज़मीन, हमारे अवाम और हमारे फैसलों के लिए क्या लिख कर ला रहा है। साल 2025 में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सियासी हंगामा खेजी, माशी दबाव और अंदरूनी कशमकश के बावजूद एक बात तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी और वो है मई की पाक भारत जंग, जिसमें दिहाइयों बाद पाकिस्तान को आलमी पजीराई मिली। ये महज अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि एक कौमी पैगाम था, खसूसन पाकिस्तान की अफवाज और फील्ड मार्शल की क़यादत के हवाले से दुनिया का बदलता हुआ रवैया इसका वाज़ेह सबूत है। लेकिन क्या ये इज्जत 2026 में ताकत में बदलेगी? क्या सियासत के उफ़क़ पर इस्तेहकाम का चांद नज़र आएगा या इख्तिलाफ़ात के साए मज़ीद गहरे होंगे? क्या आम पाकिस्तानी के नसीब में आसानी लिखी है या सब्र की एक और आजमाइश? आज हम मुस्तक़बिल के इन्हीं सवालात के जवाब ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर तलाश करने की कोशिश करेंगे। इल्मे नजूम, जिसे सदियों से इंसान वक्त की नब्ज़ समझने के लिए इस्तेमाल करता आया है, आज हमारे लिए 2026 का नक्शा खोलेगा। क्या सियासी क़यादत साल इस्तेहकाम का पैगाम लाएगा या मज़ीद आजमाइशें जन्म लेंगी? क्या अवाम के लिए रियासत और क़यादत के फैसले रिलीफ का बायस बनेंगे? सियासत, क़यादत और रियासती अदारों के लिए क्या चैलेंजेस और मौक़े सामने आएंगे? इन तमाम बातों को हमारे सामने रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेरी रिस्पेक्टफुल माहिर इल्म नजूम सामिया खान। सामिया, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सामिया, साल 2026 पर बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर कैसा रहा, क्योंकि आपके पास तो साल भर मुख्तलिफ लोग आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, मुस्तकबिल के बारे में आपसे रहनुमाई भी लेते हैं। तो इस तनाजुर में आवाम के लिए ये साल कैसा गुजरा? सोच नहीं सकते शजिया कि मैं इतनी मुश्किलात लोगों की देखी हैं। मैंने इतनी लोगों के ये मुश्किलात भी इसमें जो है 2025 वाज मतलब एक आसान साल नहीं था दुनिया के लिए। लेकिन जहाँ पे कुछ को अगर आजमाया गया तो बहुत सौ को इस साल से नवाजा भी गया। ठीक है, सबसे पहले जैसे मतलब आज से कई साल पहले तक भी मैं कहती थी कि 2025 विल बी द ईयर जब पाकिस्तान अपनी ट्रैक पे आएगा, पाकिस्तान का नाम अल्लाह के फजल से होगा। तो मैं उस वक्त मुझे ये बाखुदा, क्योंकि अल्लाह पाक ने गैब का इल्म मुझे नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, मैं एक महदूद अंदाजों से सिर्फ एक स्टोरी को वो तक पहुंचती हूँ अंदाजे। मुझे ये नहीं पता था कि ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि 2025 से पाकिस्तान अपने उस ट्रैक पे आएगा जिसका सपना हमें बुजुर्ग भी दिखाते थे, जिस जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला साल हमें उस ट्रैक वापस लेके आ रहा है। अगर हम सियासत और रियासत के हवाले से देखें तो आप खुद भी 2025 को किस तरह देखती हैं? आपने जब माजी में भी आपने मुख्तलिफ मौक़ों पे ये बात की है कि 2025 पाकिस्तान के लिए एक मौजज़ाती साल होगा जिसमें रूहानी मदद भी शामिल होगी। अब अगर हम 2025 को इस जाविये से देखें तो फिर मई की जंग सामने आती है और हाल ही में फील्ड मार्शल ने भी ये बयान दिया कि जंग के दौरान खुदा की मदद वाज़ेह तौर पर महसूस की गई। आप इस कामयाबी को 2026 में किस हद तक बढ़ता हुआ देख रही हैं? देखिए, जब मैं ये बात कहती थी ना कि एक रूहानी मदद का साल होगा पाकिस्तान के लिए, और आप यकीन करें कि 1 मई को मैं एक लाइव शो कर रही थी एक चैनल पे और यही सवाल था, जंग के खतरात थे। तो मैंने कहा आज से आसमान पे पाकिस्तान के लिए नक्शा नरम हो चुका हुआ है रब के हुक्म से, और आने वाले वक्त में जो है अल्लाह के फजल से चीजों की ब्लेसिंग्स और बढ़ेंगी। और अगले 9 दिन में ये उस ऑन एयर है ये शो, ये जो है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई हवाई बात करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरे भी इल्म में नहीं था कि ग़ज़वा बदर जैसी जंग होगी और मेरे मुल्क का डंका बज जाएगा। मैं तो ये कहती थी कि मेरे मुल्क का नाम सरबुलंद होने जा रहा है, लेकिन अगले 9 दिन में मैंने कहा आपको पाकिस्तान एक सेफ जोन में एंटर हो जाएगा।
जाएगा। अगले 9 दिन के बाद 10 मई थी, जो कि एक यादगार दिन बन गया हमारे लिए, और हमारे कम बैक की डेट जो है वो साबित हुई। अगले साल की आप बात करते हो तो अल्लाह के हुक्म से ये सिलसिले ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। आलमी बरादरी का हमारे मुल्क पे एतमाद, भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि जो है आने वाले वक्त में आप ये ना समझे कि वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये सिलसिला आगे ग्रो कर रहा है। अच्छा सामिया, चूंकि इस वक्त गुफ्तगू अफवाज और जंग के तनाजुर में हो रही है, तो अवाम और सियासतदानों की तरफ जाने से पहले मैं इसी हवाले से एक और अहम सवाल भी आपसे करना चाहूँगी। भारत मुसलसल धमकी आमेज बयानात से बाज नहीं आ रहा, और शिकस्त के बाद तो वहाँ से मजीद जारहाना लहजे सामने आ रहे हैं। आपकी नज़र में 2026 में क्या भारत के साथ फिर कोई इस तरह का बराह रास्त जंग का इम्कान मौजूद है, और मजमूई तौर पर मोदी हुकूमत और भारत का मुस्तकबिल आप कैसे देखती हैं? शज्जा जी, ये तो जब ये 2025 में मैंने कहा था कि भारत खुद रिसेशन का शिकार होने जा रहा है। हम्म। भारत के अंदर क्योटिक सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद जब दुनिया का नक्शा बदला, ट्रंप साहब के टैरिफ्स, और आप लोगों ने खुद वो मंजर देखा, तो अभी भी अगला साल भी भारत तो अपनी मुश्किलात से नहीं निकलेगा। वो हमसे क्या जंग करेगा? उसने हम्म। अफगानिस्तान के जरिए जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, वहां पे भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो याद रखें, इस वक्त वो हमसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने ही प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा फंसने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ज़रा सियासत की भी बात करते हैं। क्या साल 2026 में मौजूदा निज़ाम में जो चेहरे मौजूद हैं, आपके ख्याल में उनकी तब्दीली का कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, तब्दीली अल्लाह ना करे, वो तो बहुत सारे लोगों को शायद मेरी ये बात बुरी लगे, क्योंकि जो है 16 फरवरी 2026 से आसमान पे जो तब्दीली आने जा रही है, एक सितारा जब अपनी नशिस्त को बदलने जा रहा है, तो शजिया जो बहुत इम्कान है कि अगर हमारे सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत का दामन ना छोड़ा, हम्म। वो तरीक़ेकार ना छोड़े, मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे, तो इस इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे निज़ाम की यकसर तब्दीली आ जाए और फिर अच्छा। आप जमहूरियत का सपना ही देखते रह जाएं। तो ये बहुत इम्कान मौजूद है, तो हमें तो चाहिए। सामिया जी, आप ये कह रही हैं कि जमहूरियत को कोई खतरा है, कोई जमहूरी निज़ाम को खतरा है, कोई उसका ऑल्टरनेटिव कुछ आ रहा है, या उससे अपोजिट कुछ आ रहा है? कोई टेक्नोक्रेट सदारती निज़ाम, इस तरह का कुछ आप देख रही हैं? कुछ भी जो कि यकसर तब्दीली है, इसका इम्कान यहाँ पे सितारों में मौजूद है, ठीक है ना? और 2026 उसकी क्लियर इंडिकेशन करता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन 2026 में निज़ाम की तब्दीली जो है वो इंडिकेट होती है। मरीम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आप देख रही हैं? देखिए, इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि जब वो उन्होंने अमली सियासत में कदम नहीं रखा था शजिया, मैं तब से उनके बारे में ये कहती थी कि जो 2025 वाला साल आएगा वो उनके नाम का डंका बजेगा। अभी वो सितारा टाइमली थोड़ा सा स्लो हुआ है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने वाइजली 11 मार्च तक अपने टाइम को लेके चली गई, तो मैं वहां पे ये कह सकती हूँ कि जो है ये आने वाले वक्त में इनकी अथॉरिटी, इनकी पावर बढ़ सकती है। लेकिन वो वजीर आजम की शक्ल होगी, ये इल्म नहीं कवर करता। अच्छा, और आप सुहेल अफरीदी साहब को देख रही हैं कि उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद रहेगी, कायम रहेगी? शजिया, यहाँ पे क्योंकि मैं मुस्तकिल शोज कर रही हूँ नए साल के, तो मैं तो कहूंगी कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा जारहाना स्टाइल अपना खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर साल के शुरू के 3 माह वो खुद खतरे की जद में है। तो मैं तो हम्म। उनसे कहूंगी कि वाइजली चलिए, फ्लेक्सिबल होके चलिए, ये ना हो कि अपने लिए कोई खतरा मोल ले लें वो। ठीक है। और मैम, ये जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इनके दरमियान आप जो इख्तलाफात की बात हो रही है, इस हवाले से इस मुल्क में कोई पेशरफ्त हो सकती है? आप बिलावल भुट्टो का बतौर वज़ीर आज़म मुस्तकबिल कैसे देख रही हैं? अब आप चूंकि कह रही हैं मरीम नवाज साहिबा का थोड़ा सा स्लो जा रहा है। नहीं, मरियम बिलावल साहब जो है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे तो ये है कि
इस साल के 2025 में बहुत इम्कान था कि उनको ये नशिस्त ऑफर हो जाती, मिल जाती। लेकिन अब आने वाले वक़्त में मुझे उसका इतना मुझे सच्ची बात है कि सितारों के इल्म के ऊपर मैं बात करूँगी, मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन मुझे बिलावल साहब की अब ये प्राइम मिनिस्टरशिप तो समझ में नहीं आती, सितारों की रोशनी में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टरशिप नजर नहीं आती। और मौलाना फजल रहमान को कहाँ देख रही हैं आप? क्या वो दोबारा पावर सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, इस मुल्क में 3 लोग हैं जिनके सियासी सितारे स्ट्रॉन्ग हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं और तीसरे जो हैं हम्म। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तो वो किसी न किसी दौर में इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, ठीक है अच्छा। ना? तो ये हम इसको इस पे वो नहीं कह सकते कि उनको कि ये वो ना जगह मिले। तो वो किसी न किसी तरह अपने सिस्टम में इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। तो आपने जैसा अब इमरान खान साहब का भी कहा है कि वो बड़ा अहम है, तो आप ये बताइए कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, क्या नया साल इमरान खान साहब की रिहाई का साल बन सकता है? इमरान खान का सियासत में मुस्तकबिल देख रही हैं आप? देखिए, इससे पहले मैं वर्ड बोला करती थी 2023 में कि आइसोलेशन में सितारा नज़र आता है। अच्छा, वो इनकी जान भी खतरे की ज़द में उस वक़्त में थी। और फिर जब मैंने पिछला साल आया तो मैंने कहा 25 मई 2025 तक खान साहब की रिहाई डील के नतीजे में ही मुमकिन है, तो इनके लीडरान को कोशिश करनी चाहिए, वरना आने वाला वक़्त फिर नेगेटिव खबरों का वक़्त होगा। अभी फिर किस्मत तीसरा चांस देने जा रही है, जो कि मिड फ़रवरी तक है। अभी अच्छा। भी लीडरान कोशिश करें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो ये मुमकिन हो सकता है। उसके बाद फिर सितारा जवाब मुस्बत नहीं देता मुझे, मतलब फिर सितारे की खामोशी कुछ और इशारे करती है। क्या मतलब आपको लगता है, क्योंकि मैं पढ़ी थी कहीं पे कि आपने कहीं कहा है कि वो शायद गुमनामी की तरफ जाएंगे तन्हाई के बाद? देखिए, यही वर्ड मुझे नज़र आता है कि फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सितारा गुमनामी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये वो साल है जब पाकिस्तान ने अपनी पटरी पे चढ़ना है। और वो नया पाकिस्तान का सपना, नारा बेशक हम्म। खान साहब ने लगाया, लेकिन सेहरा किसके सर बंधेगा, ये तो मुझे वल्लाह आलम नहीं पता। लेकिन ये वो साल है जो पाकिस्तान को नया साल इंशाल्लाह बनाएगा, 2026 वाला साल। और ऐसा कोई रेवोल्यूशन नज़र भी नहीं आता कि खान साहब एकदम बाहर आके इक़्तिदार सँभाल लेंगे, ये भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है सेहरा तो किसी और के सर ही बंधेगा ना। अच्छा, तो आप नए इंतखाबात भी देख रही हैं 2026 में, कि कोई नए इंतखाबात हों? क्योंकि नहीं, अपोजिशन तो मुझे मज़ामत इंतखाबात की का बात कोई करती है। इम्कान मैं नहीं कहूँगी। वो मुझे अब जब इससे पहले आपको याद है इलेक्शन था, हर कोई कह रहा था इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, तो तब मैंने कहा था ये कोई डेट थी, अब मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा था ये डेट अगर गुज़र गई, तो हम्म। इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। फिर हम्म। कहा गया जी खून खराबा होगा, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम्म। तो ये मुझे अभी आप कहोगे कि कोई इमीडिएट इलेक्शन नज़र आता है, ऐसा कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा 2026 के अंदर। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अच्छा सामिया जी, ये बताइए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आप अगला 2026 किस तरह देख रही हैं? नो डाउट कि उनके लिए 2025 एक कामयाब साल करार दिया गया, लेकिन 2026 में आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? देखिए, जब 2022 वाले साल की मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे जिस तरह आप लोग हमें पॉलिटिशियंस का डाटा देते हैं बात करने के लिए, हम्म। क्रिकेटर्स का डाटा फराहम किया जाता है, तो मेरे पास भी 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ आई कि जी इनमें से हु विल बी द न्यू चीफ। तो मेरा इल्म ये नहीं बता सकता कि हु विल बी द न्यू चीफ। मैंने कहा जी मैं ये जरूर बता सकती हूँ शुड बी द न्यू चीफ। अच्छा। तो उसमें 6 लोग थे जिनमें जनरल फैज साहब की तारीख पैदाइश भी थी। तो उसमें मैंने उनको कहा था कि जनरल फैज साहब के सितारे उन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं, अब यही सितारे इमरान खान साहब को ओएसडी करने की तरफ जा रहे हैं।
और मार्च एंड पे वो हुकूमत उनका तख्ता पलट दिया, जो कि एक पीडीएम, होम्योपैथिक पीडीएम थी। लेकिन उस वक्त, क्योंकि ये भी मैंने कहा था कि अगर वाइजली नहीं चलेंगे तो ये होम्योपैथिक पीडीएम नक्शा उलट देगी। हम्म। तो उस वक्त कहा था कि क्योंकि जब इनके नाम पे मैंने वो किया था, अपना नोट बनाया था, तो हम्म। मैंने कहा था कि इनको होना चाहिए, इनका जुपिटर की पोजीशन ऐसी लेके पैदा हुए में, शायद अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए इनसे ही कोई काम लेना हो। मेरे वजह से वो नहीं बने, वो अपनी नसीब से बने। फिर 1 मई को मैंने, जब ये जंगी हालात थे, 1 मई की मेरी प्रोडिक्शन ऑन एयर है कि मैंने कहा था मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सैयद जो साहब है, जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके, मैंने कहा जी इनका कोई इंटरनेशनली इनके नाम का डंका बजने लगा है, वो अच्छा। ऐसा ऐसा कुछ होगा। मुझे क्या पता था 10 मई की वो जंग माशाल्लाह इनको इतना बूम दे देगी। और जो है वो, उस चैनल ने उस मेरी बात को हेडलाइन के तौर पे भी चलाया। फिर मैंने अगले किसी प्रोग्राम में कहा कि 2026 वो साल है जो इनको मजीद फतूहात देगा, इंटरनेशनली इनके ऊपर हम्म। मजीद अल्लाह जिम्मेदारियां डालेंगे। तो ये अभी तो 2026 वाला साल इन्हें भरपूर सपोर्ट कर रहा है इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी और सेहत सलामती। ठीक, अभी जिस तरह से हमने देखा बांग्लादेश में जो हालात रहे, जिस तरह की मज़ाहमतें नज़र आईं, जो तहरीकें हम देख रहे हैं, उससे पहले श्रीलंका, कुछ इस तरह की कोई तहरीक आप पाकिस्तान में देख रही हैं? नहीं, ये अगर आप सोचते हो कि ये कोई रेवोल्यूशन, कोई तहरीक ले आएगी, दिस इज हम्म। इम्पॉसिबल। ठीक है ना, ये तो जरूर है कि ये इसी तरह ये भी हम चलेंगे, लेकिन कोई रेवोल्यूशन ऐसा मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। बल्कि कोई ऐसी कोई तहरीक अल्लाह करे को ना ही चलाई जाए कि जमहूरियत को खतरा पड़ जाए। ठीक। और ये बताइए कि अवामी सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि अवाम के लिए नया साल मईशत के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, महंगाई को लेकर खुश आइंद होगा या अभी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आशीष, 2026 बहुत सारे हवालों से अच्छा है। औरतों को बूम मिलेगा, फैशन इंडस्ट्री, हमारी फनो सकाफत की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इसको बहुत सारे रास्ते अच्छे मिलेंगे। और जो है उसके अलावा जो अच्छी चीज ये होगी कि जो है इस मुल्क में, मैंने एक एक बात मैं हमेशा कहती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा अच्छा। और सुपर पावर्स की आंखों का तारा बन जाएगा। हम्म। और वो आप लोग देख रहे हो, हमारा सर्वाइवल हमसे ज्यादा उनकी मजबूरी बन जाएगा। आप लोगों के सामने अल्लाह पाक ने वो निशानियां भी ले आए हैं। तो ये वो साल है जब इस मुल्क में सरमायाकारी और सरमायादार आएंगे। तो ये पहला साल है इतने सालों के बाद जो कि पाकिस्तान को अवामी रिलीफ की खबर हम देते हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें है, सुनकुरु हो सकते हैं। सिर्फ आखिरी प्रोडिक्शन जो मैं आपके पास ही करना चाहूंगी कि दुनिया 2026 के सेकेंड हाफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये जो अभी आपको लोगों को लग रहा है कि वो रिसेशन है या जंगे पॉज पे लग गई हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप थर्ड वर्ल्ड अमेरिका वॉर और देख रही इंडिया हैं? में रिसेशन की स्पीड तेज हो जाएगी, झड़पों की तरफ मुल्क चल पड़ेंगे। हाँ, हम्म। यूरोप की पट्टी भी खतरे की जद में है। ये खिता अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये अपने हिस्से की काफी सख्ती काट चुका है, तो ये सेफ है। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो दुनिया के हालात की, वो जो है ना, जो एंड ऑफ वर्ल्ड जो कि मैंने 2021 से कहना शुरू किया था, उस तरफ सफर तेज हो जाएगा। और अब हम में से हम्म। कौन बचता है, कौन पहुंचता है, ये अल्लाह का स्क्रिप्ट है। या कितने अरसे में अल्लाह ने दुनिया समेटनी है, ये भी गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। ठीक। और फलस्तीन के मामलात भी अब सुलझते नहीं देख रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझते हैं कोई अमन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम्म। बल्कि नेचुरल क्लैमिटीज जिसमें जमीन बड़ी खतरे के अंदर है, क्योंकि हम्म। सेटर्न फॉल करने लगा है। सेटर्न का फॉल, जमीन जो है ना वो थोड़ा अपना गुस्सा निकालेगी, अच्छा। लावे की शक्ल में, हम्म। अर्थक्वेक्स की शक्ल में, ये अल्लाह को पता है। मैं फिर कहूंगी, लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज का खतरा मौजूद है।
सामिया जी, आखिर में अवाम की खुशी का सवाल क्रिकेट के हवाले से भी है कि अंडर 19 में हमारी एशिया कप जीती और इमर्जिंग शाहीन जीता, लेकिन जो हमारी कौमी क्रिकेट टीम है वो इस साल को ख़ास अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। आप क्या देख रही हैं कि 2026 में अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इस साल तो क्रिकेट नहीं परफॉर्म कर सकी, क्या नए साल अगले साल कोई अच्छी खबर हमें मिलेगी, कोई खुशखबरी मिल सकती है जो क्रिकेट फैन लवर्स हैं? शजिया, ये अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमेशा इस मुल्क का नाम, क्योंकि हमारे मुल्क के जायचे में 5वां हाउस बहुत स्ट्रांग है जो कि फनो सकाफत का है, क्रिकेट का है, और आज तक हमारे इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। तो ये तो नजर आता है कि ये चीजें कम बैक कर रही हैं। अब मुझसे ये ना पूछिएगा कि T20 का वर्ल्ड कप इधर आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्योंकि अच्छा मैं उन साबित तारीखों होगा। पे मेरा काम ठीक है, बाबर आजम के बारे में बताइए कि वो उन परफॉर्मेंस वाइज कैसा देख रही हैं, उनका मुस्तकबिल, और दूसरा उनकी शादी क्या आप 2026 में देख रही हैं या नहीं? आप लोगों ने ये सवाल मुझे होमवर्क में डाला नहीं है। अच्छा। मैं तो कहती हूँ बाबर आजम अपने ऊपर पॉजिटिवली काम करें। हम्म। अगर कोई माइंड प्रेशर है उसको प्लीज लाइट करें, क्योंकि क्रिकेट कम बैक कर रही है तो बाबर आजम को फुल फोर्स के साथ कम बैक करना चाहिए। मैरिज हाउस में मशवरा भी मैं यही दूं कि अगले साल के सेकंड हाफ से लक ट्राई करें। अभी तो सितारों का जो जोन है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। और चलिए, एक शादी की बात हुई है साहिबा जी, तो आप साथ मौजूद भी हैं, तो बिलावल भुट्टो भी मुझे याद आ गए हैं। बिलावल भुट्टो भी कैंडिडेट हैं, उनकी शादी आप 2026 में देख रही हैं या नहीं? देखिए, बिलावल साहब का जो मैरिज हाउस है वो थोड़ा खान साहब से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। उनका अच्छा। मैरिज हाउस भी थोड़ा डिस्टर्ब ही है। तो अगर मुझे बहुत उम्मीद थी कि 2025 के जून तक शायद कोई आपको चावल खाने का इनवाइट आ जाए, अच्छा। लेकिन अब मेरे पास देने के लिए तारीख नहीं है। अब तारीख अल्लाह ही के पास है, क्योंकि अल्लाह ने ये तारीख भी अपने पास सस्पेंस रखी हुई होती है। मेरा इल्म सिर्फ टाइम फ्रेम का अहाता कर सकता है, तो अब मेरे पास वो नहीं है देने के लिए कि कब होगी। अब जो है ये अल्लाह ही राज जो है वो रिवील करेंगे दुनिया पे। ठीक हो गया। लास्ट सामने मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को आप कहाँ देख रही हैं? दोबारा क्या सियासत में उनको एक्टिव देख रही हैं, या आपको लग रहा है अभी भी वो शायद अब बैक सीट पे बैठ के सारा देखेंगे अपनी पार्टी को? मुझे यही लगता है कि वो जो है इसी तरह स्टार मेकर का रोल उनका रहेगा, किंग मेकर का, और अपनी पार्टी को वही ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तो जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, ये भी मेरी प्रोडिक्शन ऑन एयर मौजूद है, तो मैंने तब भी कहा था कि होगा वही जिसपे उनका दस्ते शफकत होगा। लेकिन ये मैं नहीं बता सकती कि हु विल बी दी न्यू, वो जो है वो मतलब किंग मेकर वाला रोल रहेगा। ये नहीं, लाइमलाइट की सियासत में शायद वो खुद ही ना आए। अच्छा, बहुत शुक्रिया सामिया हमारे साथ मौजूद और हमें बता रही थी अगले साल की। ऑब्वियसली ये एक इल्म है, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को मालूम है, लेकिन बाकी बहुत सारे इल्म की तरह ये भी एक इल्म है जिसके थ्रू थोड़ी प्रेडिक्शंस आप तक हम पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, साल 2025 पाकिस्तान के किसान के लिए महज एक कैलेंडर साल नहीं बल्कि एक कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। ये वो साल था जिसमें कुदरती आफात, हुकूमती पॉलिसियों और मंडी के बेरहम निज़ाम ने किसान को एक साथ घेर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब ने हज़ारों एकड़ फसलें बहा दी, खड़ी फसलें तबाह हुई, मवेशी ज़ाया हुए, और सबसे अहम बात यह कि किसान की अगली कई फसलों की सलाहियत भी मुतासर हुई। सवाल यह है कि क्या इस नुकसान का हकीकी अजाला हो सका या नहीं, या फिर किसान आज भी 2025 के जख्म 2026 में लेकर जा रहा है। एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद दी गई। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 15 अरब रुपए से 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। फिर वो कहते हैं जनाब के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत सहूलतें हमने फराहम की। मगर दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद मुसलसल ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये रिलीफ वाकई मुतासरा किसान तक पहुंचा या सिर्फ एदाद शुमार तक महदूद रहा। अब गन्ने के काश्तकार एक नए बहरान का सामना कर रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दिया गया है,
जिसके बाद चीनी की कीमतों, दरामद और बरामद और ख़रीदारी का जो इख्तियार है वो शुगर मिल मालकान के पास चला गया है। हुकूमत कहती है कि इससे किसान को बेहतर रेट मिलेगा, मगर किसान सवाल कर रहा है कि जब खरीदार भी ताकतवर हो और फैसला साज भी, तो किसान की जमानत कौन देगा? इस साल गन्ने की पैदावार कितनी कम हुई, कितने किसान खसारे में गए और कितने अभी तक अपनी अदायगियों के मुंतजिर हैं? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। आज हम ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी से बात करेंगे कि 2025 किसान के लिए मजमूई तौर पर कैसा रहा, सैलाब और पॉलिसी फैसलों के असरात क्या रहे, गन्ने और दीगर फसलों की पैदावार में कितनी कमी आई और सबसे अहम सवाल ये कि क्या 2026 में किसान के लिए कोई हकीकी बेहतरी नजर आ रही है या नहीं, कोई उम्मीद है उन्हें मौजूदा हुकूमत से या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महमूदुल हक बुखारी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। बुखारी साहब, सबसे पहले तो रवा साल 2025 किसानों के लिए बताइए कैसा रहा, क्योंकि एक तो कुदरती आफत सैलाब आया और फिर हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आप लोग तकरीबन पूरा साल ही सरापा एहतजाज रहे। मजमूई तौर पर किसानों की हालत जार को अगर मैं कहूँ 2025 में आपने कहाँ देखा, अगर आप इसको सम अप कर दें हमारे लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। शुक्रिया शिया आपका और आपके सुनो टीवी का। आपने पूछा है कि 2025 कैसा रहा, तो मैं कहूंगा कि अजाब रुत है। अजाब रुत के अंदर रहा, मुश्किलात रही, हमारी चीखो पुकार रही, हमें फसलों के रेट नहीं मिले, हमें बुरी तरह हुकूमती पॉलिसियों ने कुचला। इस पूरे 2025 के अंदर जो है वो किसानों का सत्यानाश कर दिया और किसान जो है इस वक्त बेबस, बेसहारा, लाचार, लागर आपको नजर आएगा। और ये 2026 में भी इसी तरह ही, जब मुआलज इस तरह का हो कि वो मर्ज की तशखीस ही ना कर पाए, जब मुआलिज ऐसा हो कि जब वो किसी मरीज को उसकी इलाज के लिए कोई नुस्खा लिखे और वो दवाई खाए मरीज और वो मर्ज बढ़ जाए, तो जो समझदार मुआलिज होगा वो उसको तब्दील करेगा। मगर हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं शिजिया, मैं यकीन करें कि आपको बता रहा हूं कि हमें जो है हुकूमतों ने तबाह और बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि गंदम, यानी फैसला करते वक्त इनको कुछ पता नहीं होता कि ये फैसला क्या करने जा रहे हैं, उसके असरात क्या मुरत्तब होंगे। अच्छा, असरात मुरत्तब हो भी जाएं तो ये इतनी ढीठ हुकूमतें हैं कि ना इनको कुछ दिखाई देता है, ना इनको सुनाई देता है, ना ये कुछ सुनने के लिए जो है ये तैयार है। ये सूरत हाल है हुकूमतों की। आपने देखा कि गंदम के अंदर इन्होंने किसानों के साथ क्या किया। मैं कौन कौन सा दुख आपको सुनाऊं कि इन्होंने जब ये फैसला किया कि हमने ये नहीं खरीद करनी, और उसके बाद किसानों के साथ माफियाज ने क्या सलूक किया। देखें, ये जो डीरेगुलेशन करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा ये मुल्क ऐसा सिविलाइज नहीं है कि यहाँ पे जो है कानून का कोई पास रखा जाए। कोई, आप देखें कि वही गंदम जो है वो 1800 और 2000 में लेके आज मेरे पाकिस्तानी को यानी 5000 रुपए तक आटा मिल रहा है। तो किन नफलों का सवाब मिला? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब से पूछना चाहता हूं, और सिंध से जो मेन फूड बास्केट रखती हैं, उन्होंने क्या किसानों के साथ किया। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ यानी पिछले साल जो है वो आपकी ग्रोथ 6.5 रही। मुझे बताएं कि जो पॉलिसियां आपने अपने इंट्रो में शिजिया गिनवाई हैं, अगर वो सूदमंद होती तो फिर वो ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी, वो 7-8 पे जानी चाहिए थी। अब वो ग्रोथ माइनस पे आ गई। मतलब बुखारी साहब, इसका मतलब है जो हुक्मरानी है, बुखारी साहब, इसका मतलब है जो पंजाब हुकूमत जो कहती है कि हम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जिसमें किसान कार्ड है, सोलर ट्यूबवेल है, नए ट्रैक्टर्स वगैरह दिए गए हैं, यानी वो फिर इतने इफेक्टिव नहीं है।
कुछ भी फायदा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो किसान कार्ड तो पिछली हुकूमतें भी देती थी। ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये तो पिछली हुकूमतें भी देती रहे। इनसे क्या इनकलाब बरपा हुआ? मैंने तो उस बात का जवाब दे दिया कि क्या ग्रोथ बढ़ी। आप ये देखें कि गंदम पिछले साल 29 लाख टन जो है वो कम हुई, और इन्होंने गंदम में अभी फिर किसान को मारा है, चक्कर दिया। पहले कहा कि हम 3500 रुपए जो है वो प्राइवेट जो कंपनी है उनके साथ एमओयू साइन हो गया शिजिया। अब जो लास्ट 1-2 रोज में खबरें आई हैं वो ये कहा गया कि अब जो है वो आलमी मंडी जो रेट देगी, यानी जब गंदम काश्त कर ली किसान ने और उसके बाद अब ये, यानी क्या पॉलिसियां बनाते हैं वो जो लोग बैठे हुए हैं इस मुल्क को तबाही के जिम्मेदार हैं, उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा उन पे दर्ज करना चाहिए। हमारे यहाँ आप जो देखते हैं, मैं आपको बताऊं कि ट्रैक्टर जो दिए हैं वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, किसान को उससे क्या फायदा हुआ है कि ज़राअत को क्या फायदा हुआ है? वो तब फायदा होता है शिजिया जब ये रिसर्च के अंदर पैसा खर्च करते, ये नए बीज देते, मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से देते, जिससे मेरी पैदावार बढ़ती। अब मैं आपको बता दूं, देखें आपकी जो मूंजी राइस जो है वो कम हुआ, उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम हुई, आपकी प्याज की एक्सपोर्ट कम हुई, आपके किन्नू की एक्सपोर्ट कम हुई, आपकी जो मकाई की एक्सपोर्ट होती थी वो भी कम हुई, बिल्कुल सही, खत्म हो गई, 0 पे चली गई। तो बुखारी साहब, इस वक्त जो गन्ने की कीमत के हवाले से भी किसान एहतजाज कर रहा है और जो मिल मालकान है उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो कीमत का तयन करें, तो आप लोगों को इस पर क्या एतराज है? आप मिल मालकान को भी हुकूमत की बी टीम समझते हैं? जी शिजिया, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए गुजारिश ये है कि हर चीज का कोई ना कोई तरीकाकार होता है, कोई कानून होता है। ये जंगल का कानून बनाया हुआ है, जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने जंगल का कानून बनाया है। अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आज भी जो वज़ीर साहबा ने मलक वसीम खोखर साहब के जिम्मे लगाया कि वो मुख्तलिफ मिलों का विजिट करें, वो पिछले दिनों रहीम यार खान में आए हुए थे। अब जिस मिल में तकरीबन गए हैं वहां पे किसानों से एक ट्राली से 30 से 40 मन की कटौती की जा रही थी, यानी डकैती की जा रही थी, उनको कोई रोकने वाला नहीं। और उसके बाद आप ये देखिए कि आज भी मुल्तान की जो मुजफ्फरगढ़ में और कोट अद्दू के अंदर शुगर मिल्स है, वहां का किसान जो है वो रो रहा है कि उसकी वो जो हक हलाल की कमाई है 1 साल की, इन्हें शर्म भी नहीं आती, इन बड़े लोगों को, इन बड़े सनतकारों को, इन शुगर मिल्स वालों को, कि जब ये लूटते हैं और इस आप ये देखें कि फोग के आलम में और इस धुंध में हमारी ट्रॉलियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, हम इनके दरों पे लेके जाते हैं, पूरा साल 1.25 साल हम मेहनत करते हैं, हम उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्होंने नया तरीका क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि कोई एक रेट नहीं है। आप अंदाजा लगाएं ये कौन सा कानून है, वो इदारे कहां बैठे हैं कि इन्होंने एक क्लब बनाया। आप यकीन कीजिए, आप ये देखें कि पंजाब के अंदर 42 से 44 शुगर मिल्स हैं, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने पूरे आगे, हालांकि जहांगीर खान तरीन जो है वो रेट अच्छा देते थे किसान को, वो मुकाबले की फिजा पैदा होती थी। आज ये आलम है कि सारी मिल वाले इकट्ठे होके जो आज से 3 साल पहले रेट था वही रेट जो है वो किसान को उससे उसका हक छीना जा रहा है। और गन्ने के अंदर जो एक किसान के साथ सलूक हो रहा है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों नहीं नोटिस लेती? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी गंदम के हवाले से, वो हमारे वज़रा अब कहां हैं? यानी उनके मुंह को ताले क्यों लग गए हैं? क्यों नहीं वो कहते कि आज ये जो वैरायटी के नाम पे कोई शुगर कैन पॉलिसी जो है वो इसकी इजाजत नहीं देती। और मैं हमेशा ये जिक्र करता हूं कि इमरान खान की हुकूमत के वक्त में इमरान खान ने एक शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट जो है वो बनाया था और वो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। यानी पिछले साल किसी शुगर इंडस्ट्री ने 40 अरब रुपए किसानों का रोक लिया, क्या किया? यानी हुकूमत तो
किसानों के साथ नहीं खड़ी होती। ठीक। आज भी मैं बता रहा तो हूं बुखारी साहब, कि इस वक्त ठीक है, तो अगर मजमूई तौर पर मैं कहूँ 2025 में किसानों को होने वाला नुकसान का क्या तखमीना होगा, कितना नुकसान हुआ है, कोई एदादो शुमार आपके पास है? देखिए, अरबों रुपए का, मैं 2200 अरब तो हमने गंदम के अंदर जो है वो घाटा बर्दाश्त किया। अभी आप देखें कि 21 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब के अंदर गन्ना है, 12 से 13 लाख जो है वो सिंध के अंदर गन्ना खड़ा है। आप जब किसानों को, अच्छा एक और मजे की बात है कि सुबह को रेट ये अनाउंस करते हैं कि जी हम गन्ने का रेट, मुझे बताएं कभी इस तरह भी दुकानदारी होती है कि 400 रुपए देंगे और उसके बाद किसान दौड़ पड़ता है कि भाई मैं गन्ना छीलूं। फिर जब हम लेके जाते हैं, 1-2 दिन गन्ने की छिलाई और ट्रॉली में लोडिंग और मिल तक पहुंचने में टाइम लगता है, और फिर ये जब वहां हम पहुंचते हैं तो ये कहते हैं हमने तो 350 रुपए कर दिया। और कभी फिर वहां पे हम कहते हैं टोका, ये टोका चलाते हैं और वहां पे जो है वो जो ट्रॉलियां खड़ी होती हैं, आज दिसंबर खत्म हो गया, उसमें मिठास इतनी आ गई कि इनको चाहिए 8.5 और इस वक्त 11 के करीब मिठास है और फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ठीक, ये तो अब किसानों बुखारी के साहब, फिर साथ जो आपको कोई जुल्म कर रहे 2000 हैं, आपको साल 2026 को लेकर क्या किसान पूरी उम्मीद है कि इस साल वो माजी की तरह कोई पूरा साल एहतजाज में नहीं रहेगा और उसको मेहनत का फल मिलेगा? क्या आप लोगों ने नए साल के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई है जो हुकूमत के सामने रखें, या आपके ख्याल में हुकूमत को आइंदा आने वाले सालों में ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिससे किसान के हालात बेहतर हो सके? जी जिया, सबसे पहले जो किसानों का जो मुतालबा है वो कि किसानों के फसलों को के रेट मिलने चाहिए। जब आपका नेबर कंट्री जो है वो 2026 में जो अभी गंदम आनी है उसका रेट उसने मुकर्रर कर दिया, उसने गन्ने का रेट मुकर्रर कर दिया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूं कि आप इन शुगर मिल वाले से कहिए, आपने डीरेगुलेट कर दिया, ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये पहले ऐलान करें कि आइंदा साल गन्ने का रेट हमें ये 400 देंगे। मुझे पता होना, मैंने तो अब 600 रुपए अंदाजा लगाया था कि जिस तरह चीनी का रेट इन्होंने 230 रुपए में चीनी जो है वो की, फिर इन्होंने एक्सपोर्ट करके इन्होंने डॉलर कमाए, और जब किसान की बारी आई तो इन्होंने जनाब रेट भी डाउन कर दिया। और इक्वल उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, उसमें काफ लीग भी शामिल है, जिनकी मिले हैं। आप देखें सिंध के अंदर भी इस वक्त किसान को कोई रेट नहीं मिल रहा और पंजाब के अंदर भी किसान को कोई रेट नहीं मिल रहा। अब हमारा मुतालबा ये है कि ये शुगर मिल वाले, ये पसमा वाले बैठ के अगले साल का रेट हमें अभी बता दें कि जी हम गन्ने का रेट किसान को ये देंगे, फिर मेरी मर्जी है कि मैं गन्ना बीजूं, मुझे अगर वारा खाएगा तो नहीं बीजूंगा। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पॉलिसीज दें और बिफोर हैंड किसान को बताएं कि बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।